बहुत यूनिक सी चीज़ है कि भारतवर्ष में जो बॉर्डर है वो बहुत डिफिकल्ट बॉर्डर है। पाकिस्तान डे बाय डे डाउनफॉल में ही है। इसके पीछे क्या रीजन रहा? धर्म 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 धर्म। ओ भाई साहब, धर्म करते रहे तो मदरसा का एजुकेशन लाओगे तो आप 7वीं सेंचुरी के लिए तो अपने लोगों को तैयार कर रहे हो, 21वीं सेंचुरी के लिए तो नहीं हमने तैयार किया। क्यों पाकिस्तान बना वो सिर्फ धर्म के नाम पे बना, अल्लाह के नाम पे चलते रहे। तो आज के ज़माने हर चीज़ तो नहीं मिलती अल्लाह से। अच्छा, नेशनल एंथम क्यों बनाया गया? इस झंडे की शान न जाए चाहे जान भले ही जाए। वंदे मातरम ने बंगाल की जनता को कोलेस किया था कि एक साथ मिलाया था। एनसीसी क्या ग्राउंड लेवल पे माइंड को फौज के प्रति अट्रैक्ट करने का एक साधन है? जिसने किसी ने ये कॉन्सेप्ट लाया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान को एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल ही नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर अच्छा या बुरा जो होता है उसका देश के प्रति कितना समर्पण है। अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, जो वो चाहते हैं वो होता है। अल्लाह ने बनाई है पूरी दुनिया, लेकिन हमको सबको बराबर किया इसी AK-47 ने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू। आपके अकॉर्डिंग एक सोल्जर बाकी लोगों से अलग कैसे होते हैं? देखिए, हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट है ये पुराने ज़माने से है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले दिया था, संत सिपाही। जो सिपाही होता है वो एक तरह से संत होता है, क्योंकि वो जब देश के लिए काम करता है तो इसलिए या तो देश के लिए करेगा या एक कॉज के लिए काम करता है, और इसलिए उसका जो कमिटमेंट है उस कॉज के लिए, उस देश के लिए। आपको याद होगा कि राजस्थान में जौहर की परंपरा थी जी, कि लोगों को लगता था कि कहीं ये मैं आगे पीछे जाऊंगा तो पीछे देखने न लगूं कि मेरी फैमिली कहाँ है। तो उन्होंने, महिलाओं ने कहा कि हम जौहर कर देंगे। तो वो लोग मुंह में तुलसी का एक पत्ता ले करके और आगे बढ़ जाते थे। ना उनको किसी का डर है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। सिपाही का जो धर्म यही है कि देश की रक्षा एक सिपाही का धर्म होता है ना। मतलब जिसको हम जैसे बोलते हैं, यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है, यही उसकी प्रतिज्ञा है। जी। तीनों चीज़ें। सर, आर्मी का ट्रेनिंग का थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आर्मी का ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है? पहला दिन आर्मी ट्रेनिंग में कैसा होता है? एक जवान के लिए एक दूसरे ढंग से होता है, एक ऑफिसर के लिए एक दूसरे ढंग से होता है। हालांकि भावनाएं सेम होती हैं और काम वही होता है। जो पूरी ट्रेनिंग का जो जिसको लब्बो लुआब बोला जाए जी, वो ये है कि एक सिविलियन बच्चे से उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए एक सिपाही में। जी, ना इसमें सोच चेंज होनी पड़ती है, फिजिकलिटी चेंज होनी पड़ती है, दोनों चीज़ें चेंज होनी पड़ती हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि जो सिविल में होते हैं उनका क्या होता है। जी, एक सिविल आज के ज़माने में जो है वहाँ वो ऑन ए जोन है, अकेला है वो। जी, उसकी जो डर हैं, जो उसके मुश्किलें हैं, वो उसकी अपनी हैं। जी, वो किसी से शेयर करता है तो हो सकता है कुछ लोग उसको मदद करें, कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाएं। परिवार तक में भी उसके शायद माँ बाप को छोड़ के कोई उसके साथ सहानुभूति नहीं रखेगा। तो इसलिए वो बहुत अकेला है। लेकिन जब फौज में जाता है, इसलिए इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ फौज में ये है कि आप एक फौज में एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो, जी, जिस परिवार का नाम है भारतीय सेना। भारतीय सेना में जब वो जाता है उसमें एक किसी रेजिमेंट में जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ऑफिसर गुरखज में गया, उनके तौर तरीके कैसे सीखेगा, क्या करेगा। जवान तो वो गांव से आया है, वो गुरखा है वो तो जानता है, लेकिन ऑफिसर जो जाएगा उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप उनके साथ मिलते जाओगे, एक परिवार का हिस्सा बनोगे, तो उसमें जो कॉमरेडरी होती है ना, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वो कॉन्सेप्ट आने लगता है कि एक बड़ी सिस्टम होता है कि मेरा एक कॉमरेड है, उसके लिए मैं पूरी जान देने को तैयार हूँ, वो मेरे लिए जान देने को तैयार है। ये एक सबसे बड़ा जज्बा ये फौज में लाने की ज़रूरत है। जी, तो ये जो है ये धीमे धीमे शुरू होता है, पहले दिन में नहीं होगा। मतलब जैसे वो एक आजकल मैंने कहीं एक ऐड देखा था किसी सिगरेट का, कि एक दिन में नहीं होता है, बट एक दिन होता है। जी, जब तक वो ट्रेनिंग के बाद वो ट्रांसफॉर्म होके आता है तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल वो उसका हिस्सा बन जाता है। और काम करने का ढंग एक एज ओल्ड सिस्टम है ट्रेनिंग का, जिसमें कि किस तरीके से वो एसिमिलेट हो जाता है। तो एक वो होता, पहला दिन जो होता है उस बहुत अप्रेंशन के साथ बच्चा भी जो जाता है, चाहे वो जवान हो चाहे अफसर हो,
उसके मन में बड़े सवाल होते हैं, अरे यार कोई मुझे क्या देखेगा, नहीं देखेगा। धीमे-धीमे करके इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो सीनियर्स होते हैं, उनको एक एम्पैथी के साथ आते हैं कि भाई उसकी मदद करने की, कि भाई उसको उसको एसिमिलेट हो जाए, यूनिट को तौर तरीके सीखे, उनके ट्रेडिशंस सीखे। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये ऐसे होता है। रेजिमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, ये क्यों लाया गया? देखिए ऐसा है कि आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ सिविल में नहीं कहते हैं कि मैं फलानी फैमिली का हूँ, मैं ठाकुरों की फैमिली का हूँ, तो मैं कैसे नाक मेरी नीचे हो सकती, मैं पंडित हूँ तो मेरा तो दिमाग ज़्यादा होना चाहिए, मैं वैश्य हूँ तो भैया रुपए पैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सेवा भाव मेरे में, तो अगर मैं फलानी फैमिली का हूँ, तो ये जो एक फैमिली का होता है कि मेरी ट्रेडिशन है। आप वो कहते हैं ना, भला उसकी कमीज मेरी कमीज सफ़ेद कैसे, वो जी। तब एटीट्यूड आएगा जबकि आप एक आइडेंटिटी लाओगे। वो आइडेंटिटी कहाँ से आती है? वो रेजिमेंट से आती है। उनकी इथोस होती है, उनका इतिहास होता है, उनकी हेरिटेज होती है कि भाई हमारे आप मान लीजिए कोई जाता है जैसे कुमाऊँ रेजिमेंट में, जी। तो किसके? सोमनाथ शर्मा की ट्रेडिशन है। ग्रेनेडियर्स में जाता मेजर लेट कर्नल होशियार सिंह की हेरिटेज है। तो उससे जब वो आइडेंटिफाई करता है, कहता है अरे भाई मैं उस रेजिमेंट का हूँ, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? जी। कैसे डिसाइड होता है कि कौन किस रेजिमेंट में जाएगा? देखिए इस जैसे मैंने बताया कि मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन का एक डेटा होता है जी। कि किसी भी प्रदेश में इतने जो है रिक्रूटेबल पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इसमें से इतने लोग फौज में जाएंगे। ओके। परसेंटेज फिक्स्ड है। तो वो एक रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट है आर्मी हेडक्वार्टर में, एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच में, तो वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा, अगला स्टेप क्या होता है कि भाई आपके कुछ रेजिमेंट्स हैं, जैसे कि इन्फेंट्री बटालियंस हैं, उनमें रेजिमेंट्स हैं। कुछ यूनिट्स ऑल इंडिया ऑल क्लास हैं, कि मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि आप सिख हो तो सिख में ही जाओगे। जैसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है या एएससी है, एओसी है, इनमें जाओगे तो इसमें कोई वो नहीं है, आप ऑल इंडिया ऑल क्लास है कि वो जैसे जो मेल रिक्रूटमेंट पॉपुलेशन का जो डेटा है उसके हिसाब से होगा। जी। लेकिन कुछ रेजिमेंट्स हैं जैसे कि इन्फेंट्री बटालियंस स्पेशली होती है, या कुछ जैसे और यूनिट होती है वो कहते हैं प्योर सिख यूनिट है, तो उसमें सिख वाले लड़के ही जाएंगे, तो वो मेल रिक्रूटमेंट पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड कितने आने, फिर उसके बाद कहाँ जाना है वो डिसाइड होता है, रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट होती है वो कर। कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा रेजिमेंट किस बॉर्डर पे कैसे वर्क करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ऐसा कुछ नहीं है। जो फौज है उसके अलग-अलग एलिमेंट हैं, उसमें इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है कि कुछ होते हैं आर्म्स ओके। जो लड़ाई लड़ते हैं, कुछ होते हैं सपोर्टिंग आर्म्स और कुछ होते हैं सर्विसेज। जैसे इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये 3 जो हैं ये आर्म्स हैं। आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, एडी जैसे एयर डिफेंस कोर, ओके। ये जो है सपोर्ट आर्म्स हैं। इसके अलावा जैसे ईएमई है, मेडिकल है, एएससी है, सर्विसेज कोर है, या ऑर्डिनेंस कोर है, ये सब सर्विसेज हैं। तो ये एक जो सिस्टम है कि आप जैसे हमारे शरीर में होता है ना, एक दिमाग है, एक हाथ है, एक पैर है, पैर का अपना रोल है, हाथ का अपना रोल है, दिमाग का अपना रोल है, दिल का अपना रोल है। जी। उसी तरह ये फौज में है सिस्टम। हर जो ये आर्म्स और सर्विसेज का जो डिफरेंस है, इनके अपने अपने रोल हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन कहाँ जाएगा। ओके। और वो जो बॉर्डर पे जहाँ आपने बोला, तो उसमें जो होता है कि एक पूरा सिस्टम प्लेस होना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ इन्फेंट्री जाके लड़ लेगी ना, इन्फेंट्री के साथ वहाँ आर्टिलरी भी होनी चाहिए, उसके साथ वहाँ सिग्नल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन भी चाहिए, उनके साथ इंजीनियर्स भी होने चाहिए, रोड एंड ट्रैक, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, तो इंजीनियर्स चाहिए होंगे, उनकी गाड़ियाँ होंगी, जो गाड़ियाँ होंगी तो उनको रिपेयर करने के लिए ईएमई की ज़रूरत होगी, कोई बीमार पड़े कुछ हो तो उसके लिए मेडिकल कोर वालों की ज़रूरत होगी। आजकल एयर डिफेंस और मिसाइल का ज़माना है, तो एयर डिफेंस के लिए एयर डिफेंस वालों की ज़रूरत होगी। अगर प्लेन्स एरिया है जहाँ की ज़रूरत है, जहाँ टैंक हो सकते हैं तो वहाँ टैंक वाले भाई, तो ये एक सिस्टम होता है। इसमें कैसे किसका कितनी ज़रूरत होगी वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो वो जो होते हैं ये जो मतलब अगर हम डिफेंस बॉर्डर का जैसे आपने, मेरा ख्याल है जो मुझे अंदाज़ा है
तो ये जो है इंडिया के जो बॉर्डर हैं, ये एक पाकिस्तान के साथ है, जी। एक चीन के साथ है, नेपाल के साथ है, म्यांमार के साथ है, थोड़ा बहुत छोटा सा और है, बांग्लादेश के साथ है, और फिर नीचे जाओ तो समुद्र में है ना। तो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो जो बीएसएफ है वो बॉर्डर पे है। उसके बाद अगर आप चीन के खिलाफ जाओ तो उसमें आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। नेपाल के साथ जो है वो एसएसबीएस, सशस्त्र सुरक्षा बल है। अगर आप बांग्लादेश के साथ जाओ तो वहाँ फिर बीएसएफ आ जाती है। तो कहीं जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो असम राइफल्स है। तो ये बॉर्डर पे ये वेट मतलब ये लोग देखने के लिए है कि मतलब बॉर्डर से स्मगलिंग ना हो, कुछ ना हो, इंग्रेस ना हो, घुसपैठिया ना आए, एंड कोई मतलब आगे क्या हो रहा है उसको देखते रहते हैं। फौज इसके पीछे होगी क्योंकि उनको रिएक्ट करना होता है, लेकिन जब हॉस्टिलिटीज इमिनेंट हो जाती हैं तो फौज आगे आ जाती है, क्योंकि जब लड़ाई करना है तो वो फौज आगे आ जाएगी, और उसमें वही जैसे मैंने बताया सिस्टम पूरा ऑपरेट करता है। बीएसएफ और आर्मी में डिफरेंस क्या होता है? ये जो बाकी चीज़ें जो बॉर्डर को मेंटेन कर रहे हैं ये लोग कहलाते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ओके। एक्सेप्ट असम राइफल्स जो पैरामिलिट्री फोर्स कहलाता है। बाकी जितने हैं आईटीबीपी है, बीएसएफ है, एसएसबी है, ये सारे के सारे सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इनके टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जैसे कि वो 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। फौज में जो है वो टर्म एंगेजमेंट होता है कि आपका 18 साल है, या एक नया कॉन्सेप्ट अग्निवीर के बाद तो एक डिफरेंट आएगा। एंड जो ऑफिसर्स का है उनका भी एक टर्म एंगेजमेंट होता है, उनके यहाँ सिर्फ 60 साल तक होता है, भर्ती हुए उसके बाद 60 साल पे आप रिटायर हो गए। इसीलिए बीएसएफ जो है उनका रोल डिफरेंट है, उनका काम डिफरेंट है। अभी आपने बताया अग्निवीर का नाम लिया, एक्चुअल में अग्निवीर है क्या? देखिए ऐसा था, जब कारगिल की लड़ाई हुई उस वक्त ये देखा गया कि जो हमारा बॉर्डर है, क्योंकि ये बहुत यूनिक सी चीज़ है कि भारतवर्ष में जो बॉर्डर है वो बहुत डिफ़िकल्ट बॉर्डर है। सब या तो पहाड़ों में है या डेजर्ट में है, तो यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट का एरिया है। तो कारगिल की लड़ाई में देखा गया कि जो हमारी फौज की एवरेज एज थी करीब 32 साल थी। जी। तो उनका कि 32 साल से काम बनेगा नहीं। ओके। ये कारगिल रिव्यू कमेटी एक बनी थी, के सुब्रमण्यम कमेटी, उसमें ये डिसाइड हुआ कि ये 26 साल होनी चाहिए। ओके। तो उसके बाद ये शुरू हुआ कि कौन सा ढंग हो सकता है इनको लाने का। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अग्निवीर की 4 साल के लिए आए, 18 से 22 तक रहेंगे, और करीब 50% फौज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तब था 75%, अब शायद वो कुछ नया स्कीम आ जाए तो बात दूसरी, अदरवाइज कुछ दिनों के बाद भारतवर्ष में 75% लोग ये 18 से 22 वर्ष के बीच में होंगे। बाकी जो हैं वो 25% जो हैं उनका नॉर्मल टर्म एंगेजमेंट चलेगा, अग्निवीर से सिर्फ 25% रिटेन होंगे। तो इस तरह से फौज यंग हो जाएगी, ये एक कॉन्सेप्ट आया था। अग्निवीर को फुल फ्लेज आर्मी माना जाता है? हाँ, जब तक वो फौज में हैं जितने दिन तक उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो फौज के हैं, कोई अलग से नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि वो अग्निवीर हैं, ओके। अग्निवीर हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पीरियड लिमिटेड है, उनका बस इतना ही फ़र्क होता है, बस काम तो उनका वही है जो कि वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक अग्निवीर उतना अपने देश के प्रति एक्टिव होना पॉसिबल है जितना एक आर्मी फोर्स होता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए आप देखिए कि बाहर भी जो आपकी कोई रिक्रूटमेंट रैली जब होती है तो कभी आपने देखा कितनी भगदड़ मचती है, जी। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि वो यंग लड़के हैं, कि वही वर्दी के लिए, वर्दी के प्रति एक उनकी निष्ठा है, निष्ठा घमंड होती आता है। है। तो जब वो जाएंगे, ये है कि जो 6 महीने में जो मैच्योरिटी आएगी वो कम आएगी। लेकिन ये देखा, क्योंकि ये स्कीम अभी सिर्फ 4 साल पहले अभी पहला बैच निकल के आ रहा है। जी। 4 साल ये 2022 में शुरू हुआ था, तो अभी 26 में पहला बैच अपना टर्म ख़त्म करेगा। जी। तो इसके बाद इसका इवैल्यूएशन होगा, इसके बाद डिसाइड होगा कि इसमें और क्या करना चाहिए। तो ये एक सोचा गया कि मतलब एक स्टडीज़ करके कि भाई 6 महीने में बच्चे का दिमाग आप बदल पाओगे, और उसके बाद वो 3.5 साल बाकी फौज में भी तो रह रहा है, तो वहाँ उसका दिमाग बदलेगा, यूनिट में जाएगा। एक ट्रायल पीरियड था। अब उसके बाद अब ये इसका जो नया इस बैच आएगा, अगर उसमें कोई चेंज करना होगा उसको क्योंकि कोई भी पॉलिसी होती है उसको टाइम लगता है मैच्योर होने में, और उसको इवोल्यूशन पॉलिसी में जिसको कहते हैं मिड कोर्स करेक्शंस आएंगे, तो ये आएंगे, आगे देखा जाएगा।
अच्छा सर, बॉर्डर एरिया किस तरीके का होता है? 2 कंट्री की फ़ोर्स आमने-सामने होती हैं, तो क्या नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल आमने-सामने नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहते हैं कि 1648 में एक ट्रीटी हुई है यूरोप में जिसको जी, कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में ये डिसाइड हुआ था कि देश की बॉर्डर्स जो है फिक्स हो जाएँगे। उसके अंदर संप्रभुता उस देश की होगी, जी, ठीक है? लेकिन उस ज़माने में भी था और आज भी कुछ है कि भई मतलब जो मतलब जैसे गाँव में होता है ना कि एक ज़मींदार साहब है, तो वो किसान बोलता है कि यार बगल के गाँव के जो लठैत आके हमको ठोक जाते हैं, तो राजा ज़मींदार साहब कहते हैं अच्छा नहीं हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें लगान देनी पड़ेगी, जी, ठीक है ना? तो 2 कॉन्सेप्ट आए, एक बोलते हैं सॉवरेनिटी, एक होता है सुज़रेनिटी। सुज़रेनिटी ये है कि आपके कुछ वेसल स्टेट्स होते हैं, कि वो आपके एक्चुअल आपके अंडर में नहीं है, लेकिन वो आपके साथ हैं कि आप उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हो। जी, तो ये जो है, ये चीज़ जो चली, ये सुज़रेनिटी है। सॉवरेनिटी ये है कि इस देश में संप्रभुता हम खुद मुख्तार हैं। अपने देश में अपने तरह से रहने का अधिकार हमको है। जी, तो ये जो बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर होता है उसमें रूल्स रेगुलेशंस उनके चलने लगते हैं उनके देश में हमारे चलने लगते हैं। बॉर्डर के कुछ आउटपोस्ट होते हैं, जो एक ग्रिड होती है, सबसे आगे एक बॉर्डर आउटपोस्ट होंगे। वो इस तरह से होंगे कि आपकी देखभाल करे, आने की रास्ता जहाँ से है जिस पे आप निगाह रख सकते हो, कोई नदी के अंदर ना घुस जाए, जैसे कि घुसपैठिया ना घुसे, इस तरह से होता है। आजकल एक नया ढंग कर दिया कि उन्होंने बॉर्डर फेंस बनानी शुरू कर दी है, जिसके ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी है और मैनुअल सर्वेलेंस भी है, लाइट भी लगा देते हैं। तो इस तरह से आप देखभाल करते हो कि कोई अनवांटेड एलिमेंट घुस ना पाए। तो ये बॉर्डर इस तरह से होता है। उसके पीछे जो होता है, जहाँ जो बॉर्डर आउटपोस्ट के पीछे, उसके पीछे फ़ौज होती है। वो सेकंड रंग है। जी। उसके पीछे कैंटोनमेंट्स होते हैं। उसके पीछे बाकी सब लोग होते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, 2 कंट्री की आर्म्स फ़ोर्स बॉर्डर की रक्षा करती है, क्या दोनों एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि ये हर देश का एक अलग-अलग सिस्टम होता है। जी, जैसे हमारे यहाँ एलसी है। एलसी में बिल्कुल आमने-सामने है, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट है, ओके। हैं? तो उसमें एलसी मतलब? लाइन ऑफ ल कंट्रोल ये लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ है हमें। जी, जो मतलब हमारे यहाँ 3 तरह के बॉर्डर हैं भारतवर्ष में। 3 क्या बल्कि एक तरह देखा जाए 4 है, मैं 4 है। बताता हूँ। वो कौन-कौन से, एक एलसी पाकिस्तान के साथ है, वो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, जहाँ की 1947 में लड़ाई हुई तो सीज़फायर लाइन बनी और उसके बाद 1971 की लड़ाई के बाद उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया एलओसी। है, एलओसी। चाइना के खिलाफ जो है 62 की लड़ाई के बाद वो एलएसी बना, लाइन ऑफ एक्चुअल एक्चुअल कंट्रोल, कंट्रोल। है ना? और इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर है। जैसे कि पंजाब वगैरह में इंटरनेशनल बॉर्डर है, राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है वहाँ वो इंटरनेशनल बॉर्डर फिक्स्ड है। क्योंकि रेड क्लिफ लाइन के हिसाब से बना था ये, क्योंकि 1947 में बना। या चाइना के अगेंस्ट है, या तो वो एलएसी है जो लद्दाख के इलाके में, और इधर मैकमोहन लाइन है जो कि एलएसी, वो भी एलएसी, क्योंकि चाइना उसको नहीं मानता। तो लाइन ऑफ एक्चुअल जिसने जहाँ तक कब्जा कर रखा है वहाँ तक वो मानते हैं उसको। तो ये जो इसमें होता है आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट होता है, तो उसमें कभी-कभी ये भी होता है कि आपस में झड़प भी होती है। कहीं-कहीं वो जो होता है एक युद्ध विराम डिक्लेयर्ड होता है। जी, जैसे अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट चाइना के इन दोनों के युद्ध विराम डिक्लेयर्ड है। तो ना वो गोली चलाएँगे ना हम गोली चलाएँगे। और अगर कोई होता है तो उसकी फ्लैग मीटिंग होती है, हम लोग आपस में इश्यू रिज़ॉल्व कर लेते हैं। सर आपका जॉइनिंग पीरियड क्या था? पहली चीज़ आर्मी जॉब नहीं है। ओके। आर्मी जॉब नहीं है। ये एक तरह का एक देश के प्रति समर्पण है। ओके। क्योंकि बाकी जॉब जैसे मैंने बोला कि 8 से सुबह 10 बजे से आप शाम के 5 बजे वाली जॉब होती है। जी, उसके बाद ना उनकी आपके प्रति कोई जवाबदेही है, ना आपकी उनके प्रति जवाबदेही है। दोनों का अगले 10 बजे ही के लिए ये 24/7 365 है, और ये एक तरह से समर्पण है देश सर के ये प्रति। साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है? यही तो ट्रेनिंग का कमाल है। यही तो ट्रेनिंग का कमाल है। ट्रेनिंग का इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रेनिंग का कमाल है और एक जो है एक एवरेज जो होता है, अगर आपको अपने देश के प्रति घमंड है, तो समर्पण अपने आप आएगा।
कि आप फौज में जाओगे कि हम फौज के लिए, हम देश के लिए करने को तैयार हैं, क्योंकि ये देश मेरा है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको। बहुत साल पहले मुझे एक पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ा था भूटान में। जी। तो जब भूटान में हम लोग गए तो एक जगह पत्थर कुछ पड़ा था, तो मैं बैठ गया वहाँ पे। थक गए थे हम लोग पहाड़ चढ़ते चढ़ते, और मैं भी यंग था। बाकी जवान वहाँ आके खड़े हो गए कि देखभाल करें अफसर की ये। तो कुछ बच्चे आके खड़े हो गए। तो एक बच्चे ने हमारे जो सूबेदार साहब थे, उन्होंने उनसे बच्चों से कहा, चलो चलो बच्चों जाओ खेलो। तो छोटे से बच्चे ने क्या बोला, अरे हमारे देश में आके हमको जाने को कह रहा है। ना आप सोचो उस लड़के के मन में क्या घमंड है अपने देश के प्रति। जी। उस देश को कौन गुलाम बना सकता है, क्योंकि उसके देश की। तो पहली चीज तो साइकोलॉजी बिल्डअप में ये है कि आपका अपने देश के प्रति क्या, कितना घमंड है। और वो क्यों आएगा, जब आपको अपने हेरिटेज पता है। यूनिट में एक नारा भी होता है, देश की इज्जत, यूनिट की इज्जत, परिवार की इज्जत। इन 3 चीजों पे हम काम करते हैं, उनकी इज्जत के लिए काम करते हैं, उनको नीचे नहीं होने देंगे। तो ये तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, जो आपने पूछा कि साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप होती है, तो पहली चीज तो ये कि देश के प्रति समर्पण। दूसरा जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हाँ, ट्रेनिंग का कुछ पार्ट बताएं, कैसे क्या होता है उसमें? ट्रेनिंग जो होती है हम लोगों के यहाँ की, जैसे कि ऑफिसर की बेसिक ट्रेनिंग को गिना जाता है करीब 1.5 साल का माना जाता है। उसके पहले उसके बाद में जो कुछ भी है वो प्रिपरेटरी ट्रेनिंग है। जैसे एनडीए, जी। एनडीए की 3 साल ट्रेनिंग है, प्रिपरेटरी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको फिजिकली फिट किया जा रहा है, आपको कुछ मिलिट्री सब्जेक्ट्स भी सिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप जाते हो वहाँ पे जा करके आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, वो लेके आप आईए में आओगे, 1 साल की आप ट्रेनिंग करोगे। तो मतलब जो एनडीए का पीरियड है वो 6 महीना गिना जाता है। दूसरा होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, है ना। तो वो भी आप यूपीएससी के थ्रू जाते हो, उसमें आप ग्रेजुएशन पूरा करके गए। तो आपने देखा वो आर्मी वाला जो है कि वो एनडीए वाला 6 महीना वो 1 साल सिर्फ करता है, क्योंकि ट्रेन जो उसने जो जितना वो उसने एनडीए में सीखा फौज के बारे में, उसको 6 महीना माना गया, तो 1 साल ट्रेनिंग हुआ ना। ये सीडीएस वाला 1.5 साल के लिए ट्रेनिंग करता है, क्योंकि पहले 6 महीने उसको वो उस लेवल पे लाया जाता है जिसपे कि एक एनडीए से बच्चा आया हुआ है, ठीक है। तीसरा होता है शॉर्ट सर्विस, क्योंकि हमें कुछ ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, टर्म एंगेजमेंट टाइप के लोग चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी ट्रेनिंग जो होती है ये एक डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। उसमें ट्रेनिंग पीरियड इतना होता है कि 1.5 साल में से 8 महीने घटा दो, इतना 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो जो 8 महीने की है उनकी जब वो परमानेंट कमीशन अगर उनको मिलेगा तो उनकी ट्रेनिंग में 8 महीना घटा दिया जाएगा उनकी सर्विस सीनियरिटी में से। फिर होता है एक कुछ जवान के थ्रू भी हमारे यहाँ सिस्टम है। जवान के थ्रू कैसे है कि जो एसीसी कहलाता, आर्मी कैडेट कॉलेज, 3 साल की नौकरी के बाद जवान इसके लिए कोशिश कर सकता है कि मैं फौज में अफसर बन जाऊं। जो भर्ती होगा तो पहले हो जाता है, वो आर्मी कैडेट कॉलेज में जाता है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद वो फिर आईएमए जाता है। वहाँ पे उसका भी वो जो है 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है। ये तो रेगुलर हो गए। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे कि स्पेशलिस्ट, कि भाई जो एक जेसीओ से अगर आपको जवान को हवलदार है, जेसीओ है, वहाँ से सिर्फ लिमिटेड वर्क के लिए कि वो कार्डर मैनेजमेंट है, क्वार्टर मास्टर बन सकता है, ऑर्डिनेंस ऑफिसर बन सकता है, इस तरह से। या एक होता है स्पेशलिस्ट, जो कि मतलब वो ऑफिसर होते हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके यहाँ जो इतने अवसर नहीं मिल पाते, डेफिशिएंसी को पूरा करने के जवानों को ट्रेन कर दिया जाता है कि वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कंपनी कमांडर का काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो है 3 चीज़ों की एक तरह से ज़रूरत है। एक है आपकी फिजिकल फिटनेस, तो एक फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा, तो वो उसकी ट्रेनिंग होती है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको इंटेलेक्चुअली फिट होना पड़ता है, तो जो मिलिट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ाई जाते हैं। तीसरा आपका साइकोलॉजिकल बिल्डअप, कि जो जिस पे हम लोगों ने बात किया। चौथी चीज़ जो होती है वो ये है कि आपकी ग्रुप डायनेमिक्स, जी। आप कैसे ग्रुप में काम कैसे कर सकते हो। तो क्योंकि ये फौज ये नहीं है कि मतलब मुझे बोला गया कि भैया पाकिस्तान पे हमला करना है तो मैंने तलवार उठाई और दौड़ गया,
बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करूँगा, उसके ये कोई गोली ठोक देगा, वहीं पे मैं ढेर हो जाऊँगा। लेकिन हम ग्रुप में कैसे, क्योंकि आप देखिए फ़ौज इतने बड़े-बड़े काम कर लेती है, किसी का नाम पता भी नहीं चलता। ये जो है, ये एक ग्रुप डायनामिक्स, ये चौथी चीज़। हम लोग की जो कसम परेड भी होती है कि मैं सीनियर का हुक्म मानूँगा, नभ से, जल से और थल से सीनियर के हुक्म पे मुझे जाने को मिलेगा तो मैं पूरा करूँगा। और क्यों होता है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है क्योंकि एक ऑफ़िसर जवान का एक रिलेशन बनना चाहिए। वो कैसे बनता है? लॉयल्टी। जी। मैं एक ऑफ़िसर जो है अपने जवान को ऐसे ट्रेन करता है जैसे उसको नुकसान ना पहुँचे, उसका पैर ना कटे, हैं? मतलब ये सिविल में नहीं है कि जैसे कि तुम चले जाओ काम कर दो, ना। वो देखभाल करता है, वो कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे मूव। हमारा जो फ़ौज का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए वो रेपो बनती है। और दूसरा होता है डिसिप्लिन। तो और ये जो ग्रुप डायनामिक्स है बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट एक लड़ाई हुई है जिसको बोलते हैं 1973 में, जिसमें पहली बार इज़राइल को झटका लगा था। हारे अच्छा। नहीं थे लेकिन झटका लगा था। इजिप्शियंस ने सिनाई में लैंड हो गए थे। उसको बोलते हैं यम किप्पूर वॉर। तो उसके बाद उन्होंने इज़राइल ने एक इंक्वायरी की कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि हम अरबों से हार गए। जी। तो उसमें ये बोला गया कि आपकी ग्रुप डायनामिक्स कमज़ोर हो गई थी, इसलिए जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि एक सिविल में लोग हंसी उड़ाते हैं कि लेफ्ट राइट करने फौज में जाते हो, जी। ये आपके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करने की, हुक्म मानने की आपकी प्रोपेंसिटी बढ़े। हाँ, कि एक साथ अगर आप लेफ्ट राइट कर रहे हो तो आप अगल बगल पीछे आगे सब एक साथ चल रहे हो। दूसरा, पीटी करते हो, एक साथ मिल करके ग्रुप पीटी की जाती है। इन दोनों चीज़ों से आपकी ग्रुप डायनामिक्स बढ़ती है। एक साथ खाना खाते हो, आप देखो कि जो हमारे यहाँ मतलब एक अगर उल्टा देखें तो हमारे जो जो धर्मों का भी इवोल्यूशन हुआ। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, मोक्ष का कॉन्सेप्ट था। मोक्ष आदमी अकेला जाता था, जी। ना उसकी बीवी जाती थी, ना उसके बच्चे बच्चे जाते आते थे। थे। तो इसको कैसे ठीक करने के लिए सिखिज्म में क्या सिस्टम आया, संगत एंड पंगत, कि एक साथ बैठ करके वो कीर्तन भी करते हैं, एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। जी। इस्लाम में भी यही है कि एक साथ वो नमाज पढ़ते हैं, एक दस्तरखान से खाना खाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ग्रुप डायनामिक्स को बढ़ाने के लिए है। तो इसी तरह फौज में होता है कि एक ही लंगर में लोग खा रहे हैं। आप चाहे एक सिस्टम था जो अभी, दस्तरखान का तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक है कि दस्तरखान में लोग एक प्लेट में भी खाना खाते हैं। हाँ, एक ही खान में, वो तो एक परात होती है, उसमें जी। बैठ करके खाना खाते हैं। तो जो हमारे यहाँ क्या है, पहले क्या था कि जो भर्ती होते थे उसमें अपनी जात नहीं लिखते थे। जी। आपका नाम प्रशांत है तो आप सिर्फ प्रशांत कुमार या प्रशांत चंद, प्रशांत प्रसाद, जो भी आप लिखना चाहते हो, प्रशांत कुमार द्विवेदी नहीं होगा, प्रशांत होगा बस। जी। तो ये सिस्टम था कि भाई जात वात कोई नहीं है, सब आप बराबर हैं, एक लंगर में एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ काम करेंगे। इसको रिडिकुलसली अभी भी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक अनुभव मैंने देखा था कि गुरखा पलटन में, गुरखाओं में भी ऐसी जात का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने एक हवलदार को एक जवान का बस बक्सा उठा के जाते हुए देखा, जी। कहीं एक स्टेशन में देखा। तो मैंने कि गुरखा से ही पूछा, गुरखा ऑफिसर से पूछा कि ये क्या, ये झमेला क्या है यार, ये हवलदार जवान का बक्सा उठा के चल रहा है। कहता है गुरखास में क्या है कि जब वो यूनिट में आते हैं तो यूनिट की सीनियरिटी चलती है कि भाई हवलदार हवलदार है, जवान जवान है, जी। जो बोलेगा वो करेगा, क्योंकि वो एक परिवार है। लेकिन जैसे ही वो छुट्टी पे गया, बाहर निकला यूनिट से, तो विलेज की जो सीनियरिटी है वो काम आती है। वो कौन सी ऊपर की जात है, कौन सी नीचे की जात है, उसके हिसाब से चलता है। तो ये जो है हमारे यहाँ फौज में, इन चीज़ों से ये बराबरी आ जाती है। भाई आप भदौरिया राजपूत हो या आप सिसोदिया राजपूत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूनिट ए में हो, यूनिट का जो धर्म है उससे चलता है। अच्छा, आर्मी के जॉब में, जैसा कि आपने बताया आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी में क्या आरक्षण का कॉन्सेप्ट है? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि दो अलग चीज़ें हैं। एक तो फौज में एज सच कोई आरक्षण नहीं है, जी। कोई आरक्षण नहीं है। आप अपनी योग्यता के हिसाब से भर्ती होते हो। लेकिन कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं,
कुछ एथनिक स्टॉक जिसको बोलते हैं। अब इथनिसिटी की मुझे हिंदी पता नहीं है, जो भी आप देख लीजिएगा कि जो इथनिसिटी होती है, जैसे गुरखास हैं, जाट्स हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, इनको अंग्रेज़ों ने कहा था मार्शल रेसेस। जी। और भी कई हैं, मराठास हैं, महार हैं, तो इनके नाम पे रेजिमेंट बनी। तो उसमें जो है वो ही लोग भर्ती होते हैं। बीच में 84 के बाद ये थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन फिर से रिवर्ट हो गया। अभी वो उसी के हिसाब से है। कहीं पे जो है जो बाकी ग्रुप्स हैं, जैसे कि उसमें सिख हैं, सिख मजहबी रामदासिया सिख भी हैं, दो अलग होते हैं, एक जट सिख हैं, एक मजहबी रामदासिया सिख हैं। कुछ महार हैं, महार में जैसे कि आप जानते हो कि जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड हैं, वो जाती हैं, लेकिन महार भी अपने आप में एक तरह से एक मार्शल रेस है। फिर जैसे बिहार रेजिमेंट है, उसमें आदिवासी ज़्यादा हैं, रांची वाले, तो इस तरह वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो रिजर्वेशन नहीं है, वो उनका मेल रिक्रूटमेंट जो फिर से जो एमआर जो हमने बोला था एमआरपी, मेल रिक्रूटमेंट पॉपुलेशन में कितने गुरखास कितने होने चाहिए, वो उसके हिसाब से भर्ती होते हैं। तो रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एंड ऑफिसर्स में तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपटीशन है, आप भर्ती हो जाओ। आज की तारीख में आपके चीफ जो है वो, उनका नाम द्विवेदी ही है, आर्मी चीफ जो है वो तो द्विवेदी हैं। जी। की फ़र्क पैदा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, क्या ये बात सही है कि टियर 4 सिटी के लोग ही आर्मी में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं? ऐसा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, आप गौर करो। जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में जॉब की मतलब आजीविका के लिए इतने ऑप्शंस हैं कि वो कहता है मैं क्यों फौज में जाऊं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। जी। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, खतरा आपको कितना। तीसरी चीज़ क्या है, आपके ट्रेडिशन क्या है। एक फौजी कहेगा कि मेरा बेटा तो फौजी ही बनना चाहिए, जी। एक वो ट्रेडिशन हो गई। जैसे जाट हैं, आप जाट सिख, इसमें कई फैमिली देखोगे कि मतलब 10-10 12-12 जनरेशन से सारे फौजी ही फौजी हैं। उसमें मराठास हैं कुछ, वही फौजी में चले जा रहे। या खतरा है कि भाई जो पंजाब के लोग आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। चौथी चीज़ है कि आप रिजर्वेशन की टिरानी से बचोगे। कोई अगर सिविल में गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो 100 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से भर्ती होगे। प्रमोशन 200 पॉइंट रोस्टर से होता है, तो उसमें क्या है कि मुश्किलें हैं। फौज में ऐसा कुछ नहीं है। Tier 4 की जो आप बात कर रहे हो, रूरल ज़्यादा है। Tier 3-4 की आप नहीं कहेंगे, रूरल ज़्यादा है। क्योंकि जवान जो होता है वो, और हम लोग भी देखते हैं कि मतलब रस्टिक होते हैं ना, वो तगड़े होते हैं बच्चे, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, तो उनको हमें अच्छा लगता है। शहर का बच्चा होगा, मतलब 10वें तक पहुंचा नहीं कि उसको स्कूटी मिल जाती है, गांव में वो साइकिल चलाता है या पैदल ही जाता है। सर, आप सिटी से हैं, लखनऊ टियर 2 सिटी में आता है। आपका इंटरेस्ट कैसे आया फौज में जाने के लिए? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मैं गौर करूं, जी। जो पहला मेरा एक्सपोजर था फौज का, एक तो मेरे अपने चाचा जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी में रहे थे, वो मेडिकल कोर्स से ही थे और वो डॉक्टर थे। तो एक तो वो मेरे आगे वो उदाहरण था। ये शुरू में था कि वो हमारे चाचा जो थे फौज में रहे थे और वो उसके बाद डिमोबिलाइज हो गए और उसके बाद वो प्रोविंशियल मिलिट्री सर्विसेज में आ गए। लेकिन उनकी फ़ोटो देख के बड़ा इम्प्रेस होता था। जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार मुझे अपने मामा के पास जाने का मौका मिला। वो एयरफोर्स में थे, तो वो मुझे अपनी साइकिल में बैठा के ले जा रहे थे ना। छोटा बच्चा है तो वहाँ, अच्छा वो उस वक्त शायद वारंट ऑफिसर थे, ऐसे कुछ था। मतलब ऑफिसर नहीं थे वो, जो आज की तारीख में बोले जाए जेसी और लेवल के थे, तो वारंट ऑफिसर थे। तो हमने देखा उनको लोग मॉर्निंग सर बोल रहे हो। यूनिफॉर्म से भी बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं। इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म वैसे भी हाँ, बहुत इम्प्रेसिव है। तो ये देख करके मुझे लगा कि मुझे फौज में होना चाहिए। तीसरा शायद एक जिसको कहते हैं वो साइकोलॉजिकल चीज़, वो इनहेरेंट होती है। जी। तो ये था कि भाई फौज होना चाहिए, देश के लिए कुछ कर। नहीं देश वेश उस वक्त नहीं होता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हालांकि ये है देश के लिए करते हैं, लेकिन एक फौजी जो सबसे पहले काम करता है वो अपनी यूनिट की इज्जत के लिए करता है कि मेरी यूनिट की इज्जत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो सबसे पहले होता है उसके दिमाग में। तो वहाँ से शुरू हुआ मुझे इंटरेस्ट। जी। फिर मैं जब छोटा था तो बॉय स्काउट में भर्ती हुआ। स्कूल में था तो बॉय स्काउट में हुआ। शायद कुछ मेरे टीचर्स ने देखा होगा तो मैं उसमें ग्रो अप हुआ, ट्रूप लीडर बन गया उसमें। ये सब जो भी था, मतलब
उसमें गया। फिर जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में भी मैंने उसका सर्टिफिकेट बी सी दोनों पास किए। तो जैसे जैसे मतलब एक तरह से चैनलाइज होता गया दिमाग में कि भाई हमें फौज में जाना चाहिए। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, लेकिन मतलब ये है कि दिमाग के कोने में यही था कि मुझे फौज में जाना चाहिए। तो एक तरह से था वो। ओके। अच्छा, जैसा कि आपने बताया एनसीसी आपने भी किया, एनसीसी क्या ग्राउंड लेवल पे माइंड को फौज के प्रति अट्रैक्ट करने का एक साधन है? जिसने किसी ने ये कॉन्सेप्ट लाया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी। इसमें देखिए एनसीसी का जो कैडेट होता है, पहली चीज तो वहां से सबसे पहले आप सीखते हो ग्रुप डायनेमिक्स कि एक ग्रुप में कैसे काम कर सकते हो। जी। वहां से आप सीखते हो कि डिसिप्लिन कैसे आता है। वहां से आप सीखते हो कि अपने यूनिफॉर्म में आप कैसे प्राइड लेते हो। वहां से आप सीखते हो कि देश की एक तरह से जिसको कहा जाए कि जब लड़ाई वगैरह होगी तो जो सिविल डिफेंस होता है ना, आफ्टर ऑल लड़ाई आगे ही नहीं हो रही है, आपके अंदर पंचमार्गी भी तो है जी। कि अंदर भी जो है इंटरनल सिक्योरिटी की भी ध्यान। तो वहाँ इनका इस्तेमाल हो सकता है। एनसीसी में होता है कि वो ये भी करते हैं, जैसे कोई फ्लड रिलीफ हो, उसमें कोई मदद करनी है, वॉलंटियर कोर एक तरह से बन गई ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें आदमी सीखता है ये चीज़ें छोटी छोटी। और इनफैक्ट आर्मी में एक एंट्री है कि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपने पास किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ओके। और उसके बाद आप फौज में भर्ती हो सकते हो। पहले एक था, अब पता नहीं, आई एम नॉट टू श्योर, कि एक ओटीएस करके होता था सिस्टम। तो उसमें क्या होता था, एक और एसएसबी करना पड़ता था। उससे क्या होता था कि वो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग यूटीसी कहलाता था या ओटीएस कहलाता था, क्या उसका नहीं, इस तरह कुछ था उसके लिए वर्ड, जिससे कि वो एक पार्ट डी करके, जैसे हम टेस्ट सी पास करते हैं, वो एक डी पास करते थे। उसके बाद वो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते थे, वो भी फौज में आ सकते थे। फौज में एक नया सिस्टम और शुरू हो गया है एंट्री का। 10+2 के बाद जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं जी। वो टेक वाले भी जाते हैं। अच्छा, नेशनल एंथम क्यों बनाया गया? तो ये चीज़ें ऐसी हैं, झंडा, राष्ट्रगान, ये आपको प्रेरणा देता है। ये आपको एक आपकी आइडेंटिटी के बारे में। देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ कि हालांकि जो हमारे जो स्क्रिप्चर हैं, जी। पहले तो देखा जाए कि हमारे यहाँ जो था एक फेडरल स्ट्रक्चर था कि हर राज्य अपने अपने थे। लेकिन जो एक विष्णु पुराण के, मेरे ख्याल है उसमें एक आता है, श्लोक है जिसको जो कहता है कि उत्तर में पर्वत और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच में पूरा देश जो है भारतवर्ष है और हम सब भारतीय हैं। लेकिन क्या है कि हर हर राजा की अपनी एक राज्य था, क्योंकि हमारे यहाँ एक दूसरा कॉन्सेप्ट था वो विलेज रिपब्लिक का। हर गांव जो था अपने में खुद मुख्तार था, उसका एक पंच होता था, उनका एक सरपंच होता था, एक पंचायत होती थी, वो अपना देखभाल करते थे। दूसरे गांव से जब उनको बिजनेस करना है तो बार्टर सिस्टम से कर लेते थे। तो इस तरह से काफ़ी डिवाइडेड सोसाइटी थी। तो जब ये देश एक बना तो जब आप खड़े होके गाते हो जनगण गण मन अधिनायक जय हे, तो आप जो है आपके अंदर एक भावना आती है कि मैं भारतीय हूँ। जी। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा है, इस झंडे की शान न जाए चाहे जान भले ही जाए, ऐसे हम लोग गाते थे, बचपन से गाते आए। तो झंडा है, एक देश का झंडा, वो हमारी एकता का प्रतीक है। इसी तरह जब हम आप कहते हो वंदे मातरम, वंदे मातरम ने बंगाल की जनता को कोलेस किया था कि एक साथ मिलाया था। जी। है 1888 में जब बंकिम बाबू ने इसको किया था। अगर आप देखो कि वंदे मातरम, आपने भारत माता का कॉन्सेप्ट देखिए, हमारी माँ है, हम लोग धरती माँ पहले बोलते थे, जी। ये भारत माँ है। धरती में भी भारत जो है वो धरती माँ है, हमारी माँ है? और इसका क्या है कि इसमें खेत हैं, खलिहान है, हरी भरी है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतल, इसकी हवा जो है बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आपने एक सेंस ऑफ प्राइड आप लाते हो। जो नेशनल एंथम है या झंडा है या राष्ट्रगीत है, ये सारी चीज़ें आपको एक आइडेंटिटी देती हैं और उसके प्रति एक सेंस ऑफ प्राइड कि मतलब घमंड होता है कि भाई मुझे इसके लिए गौरव का एहसास होता है कि मैं भारतीय हूँ, वो इसलिए होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में एक साथ बना। डे बाय डे इंडिया ग्रो करते चला गया, पाकिस्तान डे बाय डे डाउनफॉल में ही है। इसके पीछे क्या रीजन रहा? देखिए एक 2-3 चीज़ें हैं इस पे। पहली चीज़ तो ये है
किसी भी देश की असली ताकत जो होती है वो होती है उसकी इंटेलेक्चुअल पावर। जी बाकी ये गोला बारूद तोप तलवार ये सब जो है ये इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है। अब देखिए महाभारत का युद्ध अगर आप लीजिए तो उसमें श्री कृष्ण जो हैं वो सूत्रधार हैं। जी वो लड़ाई के पहले जान लेते हैं कि कौन कौन दुश्मनों के साथ जाएगा, तो एक एक करके उनको मरवा देते हैं। चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे कीचक हो, चाहे वो जरासंध हो, ये सब उनको मालूम था ये पांडवों के साथ नहीं आएंगे, तो एक एक करके उनका उन्होंने फैसला करा दिया। जी इंटेलेक्चुअल पावर, वो देख सकते थे, भविष्य देख सकते थे। लड़ाई के दौरान भी उनको मालूम था कि भैया कर्ण से अगर हमको जीतना है तो उसका कवच कुंडल चाहिए। पंडित बन के गए और साधु बन के उनसे लेके आ गए। जब उनको मालूम था कि रात की लड़ाई होनी, तो रात की लड़ाई में तो द्रोणाचार्य से कौन जीत पाएगा, तो उन्होंने कहा कि जो राक्षस होते हैं वो इसमें तेज होते हैं, तो घटोत्कच को ले आए। तो इस तरीके से जो उन्होंने किया कि कर्ण को मेंटली अगर साइकोलॉजिकली डाउन करना, तो उनके साथ शल्य, वो तो पांडवों के मामा थे, जी उनको लगा दिया। वो पूरे टाइम के तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते, उसके मन में भी साले में शक पैदा हो गया होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये जो चीज होती है इंटेलेक्चुअल पावर इज द रियल पावर। नाउ कमिंग टू इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने राइट फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेस्ट किया एजुकेशन में। सिस्टम ऑफ IITs, सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो हमारे यहाँ लाते चलेगा, तो उसकी वजह से दूसरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस, आपको याद होगा मुंद्रा केस हुआ, केशवदेव मालविया जो वो कोई जीप केस हुआ, उसमें फंस गए, निकाल दिए गए। तो ये जो डेमोक्रेसी और एजुकेशन पे जो हमने जोर दिया, आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट कौन हेड कर रहा है? सत्या नडेला। गूगल कौन कर रहा है? सुंदर पिचाई। तो ये वहाँ के ऐसे बहुत सारे, इंदिरा नूई थी। तो इस तरह बहुत सारे इंडियन जो हैं आज की वहाँ पे, नासा के आधे से ज़्यादा जो हैं वो इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो हमने एजुकेशन में पहले IITs में किया, पहले NITs में था, फिर IITs में हुआ, उसके बाद फिर IIMs आ गए। तो एजुकेशन में हमने खूब इन्वेस्ट किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान में शुरू से ही वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी की जड़ पनप नहीं पाई, तो करप्शन खूब रैम्पेंट रहा। दूसरी चीज़ जो उनकी वहाँ पे आई, उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। उसमें एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज की तारीख में फिर वो क्या दीन की ही बात करते रहे, धर्म 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 धर्म। ओ भाई साहब, धर्म करते रहे तो मदरसा का एजुकेशन लाओगे तो आप 7वीं सेंचुरी के लिए तो अपने लोगों को तैयार कर रहे हो, 21वीं सेंचुरी के लिए तो नहीं आपने तैयार किया, तो आप पीछे अपने आप जाओगे। करप्शन और ये मिल करके। तीसरी चीज़ जो है, जो पाकिस्तान बना वो सिर्फ धर्म के नाम पे बना। जो थेरी एक ऐसी थी जो कि 1971 की लड़ाई में फुस हो गई, टू नेशन थेरी पे ही तो बना था। तो ये जो है सिंथेटिक कंट्री है, ये पंजाबी और उनको एक आइडेंटिटी नहीं दे पाए। वो पंजाबी, पठान, कश्मीरी, इन सबको कि कैसे एक साथ हों। उसमें भी अच्छा, हम लोगों को एक मुगालता है कि भाई जाति सिस्टम सिर्फ हिंदुओं में नहीं जी, उनके यहाँ भी कितने 78 या 74 फिरके हैं अलग अलग। अशरफ, अजलफ, अर्जल, उसमें डिवीज़न है कि भाई जो अशरफ है वो अपने को अरब का डिसेंडेंट मानते हैं, अजलफ जो है कन्वर्टीज है, और जो अर्जल है वो जो लो कास्ट वाले कन्वर्ट हुए थे। तीसरा उनके यहाँ वो है शिया सुन्नी डिवाइड है, अहमदिया डिवाइड है, सुन्नी में भी वहाबीज़ और देवबंदीज़ में आपस में झकड़ पकड़ है कि मतलब अलग अलग चलते हैं। तो ये इसकी वजह से वो एक कंट्री एक सिंथेटिक कंट्री है। तो वहाँ पे करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, ये दोनों जो हैं जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं किया, और आज वो पीछे ही जाता जा रहा है। क्योंकि वहाँ तो हालत ये आ गई है कि अगर कहा जाए तो वो दूसरों के मतलब उंगली पकड़ के चलने वाला ही देश रहा, या तो अल्लाह के नाम पे चलते रहे। तो आज के ज़माने हर चीज़ तो नहीं मिलती अल्लाह से, आपको अपने हाथ से भी तो, अल्लाह भी तो उसी की मदद करेगा जो अपनी मदद करता है। दूसरा उनके यहाँ क्या है कि वो फौज हमेशा सेंट्रलिटी रही, कि मतलब चाहे पहले अयूब खान ने कब्ज़ा जमाया, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक ने कब्ज़ा जमाया, फिर उसके बाद मुशर्रफ ने कब्ज़ा जमाया, आज वो मुनीर साहब जमाए हुए हैं। तो ये जो फ़ौज की वहाँ सेंट्रलिटी है, तो फ़ौज भी कमज़ोर होती है इससे, ऐसा करने से
आप अगर एक फौज को सिविल में लगा दोगे तो आदमी तो वही है। तो पावर जो है, जिसको एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो भी मतलब उतनी मजबूत नहीं रह पा रही है। तीसरी चीज़ है कि वो उंगली पकड़ने का, भाई पहले वो अमेरिका का हाथ पकड़े रहे थे, फिर चीन का पकड़ा, अब फिर से अमेरिका का हाथ पकड़ रहे हैं। जी। तो भाई साहब, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी के भरोसे चलोगे तो मतलब आप ओलंपिक की रेस में अगर आपको जाना है तो यहाँ दम होनी चाहिए या यहाँ दम होनी चाहिए कि कंधे में आप बैसाखी लगा के चलोगे? आप नहीं चल पाओगे ना। सही बात है। तो भारतवर्ष ने अपने पैरों में दम लाने की कोशिश की, उन्होंने बैसाखियों पे जोर लगाया। तो बैसाखी पे तो फिर आप घिसट ही सकते हो, चल तो नहीं सकते हो। पाकिस्तान का इकोनॉमी भी डे बाई डे कमजोर होते चला गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमजोरी क्या है कि उन्होंने, जो सबसे बड़ी चीज़ उनकी एग्रेरियन इकोनॉमी रही, जी। कि हिंदुस्तान ने एक दरिया दिली दिखाई। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, सितंबर 1960 में साइन हुई, उसमें उनको पानी 80% दे दिया। ये जो पंजाब की नदियों का पानी 80% उनको दिया। लेकिन वो जो करप्शन ने ऐसा किया कि उनके यहाँ जो है कि उसमें से सिर्फ जो फार्म हेड तक पहुंचा 37% करीब पानी पहुंच रहा था। यूटिलाइज नहीं कर पाए। यूटिलाइज नहीं, वो सब पानी बह जाता था। लेकिन एग्रेरियन से वो किसी भी ग्रोथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आप देखिएगा इकोनॉमिक एवोल्यूशन के लिए आपको 3 स्टेजेस होती हैं: एग्रेरियन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर। वो एग्रेरियन से ही नहीं बढ़े, उनका तो कुछ नहीं अभी तक पैदा होता। हम लोगों ने 50 के दशक में शुरू कर दिया कि भाई हमको अपनी, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स की मतलब जिसको कहते हैं विजन की बात है, इंडस्ट्री पे जोर आने लगा। जी। बीच में हमारे से भी गलती हुई कि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, हमने सर्विसेज पे ज़्यादा जोर दिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि भाई सॉफ्टवेयर में तो हम तेज़ हो गए, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के जो हार्डवेयर वो नहीं था हमारे। अब उसको हम लोगों ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो बात करने लगे, तो हम लोग उस पर अब काम शुरू कर दिया है। तो इससे जो है, इससे एक जो हमारी जो ग्रोथ है वो फ़र्क डालेगी कि हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारी इकोनॉमी अगर इम्प्रूव होगी तो उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो सिर्फ डोल पे है ना, वो कई बार डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। क्योंकि वहाँ पे अभी आप देखिए 2 एग्ज़ाम्पल हैं। इमरान खान, जी। मतलब वो पॉपुलर लीडर माने जाते हैं। उनके ऊपर क्या चार्ज है कि एक तोशा खाना का जो सामान मिला उनको, मतलब तोशा खाना होता है कि मतलब आप जब एज ए हेड ऑफ स्टेट कहीं जाते हो तो आपको कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंसिव गिफ्ट है वो भाई साहब ने दबा लिए, तो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है पाकिस्तान में। जो हमारे यहाँ है, हमारे एक लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जितने, जब वो गुजरात में थे तो जितना मिला वो सब उसको डोनेट कर उन्होंने दिया। डोनेट कर दिया। अभी भी जो है उसको एक बार हो चुका है, नमामि गंगे के नाम पे डोनेट हो चुका है। तो ये जो होता है कि एक लीडर की भी एक कमिटमेंट जो देश के प्रति होता है, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ें जो है, नेशन बिल्डिंग के लिए आपको सेक्रीफाइस की तो ज़रूरत पड़ेगी कि आप देश के प्रति कितने वफादार हो। अच्छा, मेरा मानना है कि इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ नहीं जा पाया, इसके पीछे का रीज़न था कि एशिया में एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही कंट्री बना सकता है, जो चाइना बन गया, और इंडिया सर्विस बेस्ड बिजनेस में चला गया। क्या ये बात सच है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मजबूत होने की वजह से इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बना पाया? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक तो ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें 1970 के दशक की थोड़ी जियोपॉलिटिक्स देखने की ज़रूरत है। जी। लेट 60s एंड अर्ली 70 के दशक में, तब 2 सुपर पावर थे, एक सोवियत यूनियन था और एक अमेरिका था, यूएस। है। तो यूएसए ने कहा कि अगर इनको काट करना है सोवियत को, 71 की लड़ाई के बाद इंडिया सोवियत यूनियन की तो मजबूत दोस्ती थी, क्योंकि इंडिया को वेस्टर्न पावर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने रूस के साथ अपना सोवियत यूनियन के साथ कर रखा था। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने चीन को बढ़ावा देना शुरू किया कि वो सोवियत यूनियन की जड़ काट सके। जी। तो आप देखिए कि अच्छा, उस मज़े की बात यह है कि 76-77 के बाद डेंग शियाओपिंग उनके सुप्रीम लीडर बन गए चाइना के।
उनका एक कहना था कि भाई कैपिटलिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं है। जी। उनका ये प्रिंसिपल था कि भाई हाउ डज इट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और वाइट सो लॉन्ग इट कैचेस माइस। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में जोर दिया है, तो वो ओपन करने लगे और अमेरिका ने इंडस्ट्रीज ने जाके वहाँ लगाया, तो वहाँ की यंग मैन पावर थी, तो उसकी वजह से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग को खूब बूस्ट मिला। अच्छा, भारतवर्ष ने क्या किया था कि बेसिक इंडस्ट्री पे तो किया काम, लेकिन हम लोगों ने, आपको अगर कोई चीज़ जैसे सस्ती मिल रही है तो आप उसको क्यों बनाओगे? जो हमको बाहर बाहर से मिल रहा था तो हमने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन फिर महसूस यह किया जाने लगा कि भाई साहब आपको अपना मजबूती के लिए चाहिए आपकी अपनी, क्योंकि कब कौन आपकी पूंछ मरोड़ देगा, कौन सा आपकी बाहें मरोड़ देगा, कुछ पता नहीं चलता। जैसे 65 की लड़ाई के बाद अमेरिका ने कहा हम आपको हथियार नहीं देंगे, इंडिया को, पाकिस्तान को भी बोला, लेकिन हमारे यहाँ तब तक ये थोड़ा मिग बिग बनने लगे थे, हम लोगों ने इंग्लैंड से भी किया था। लेकिन अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि अगर आपका अपना नहीं होगा तो आपको कोई भी, जब आपको ज़रूरत है तब आपको चीज़ मिलनी नहीं मिलेगी या बहुत ज़्यादा कीमत लगेगी। आपको याद है कारगिल के समय में एक वो कॉफिन गेट प्रिंसिपल शुरू हुआ था कि भाई जो कॉफिन हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़े थे, तो उसमें कहा गया था कि ये हमने उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिया है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए जो सबसे बड़ी गौर करने वाली चीज़ ये है कि आपको आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जो मुश्किल आई, अब उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए, आज ही के पेपर में था कि आर्मीनिया को अभी हम लोगों ने पिनाका दिया है, पिनाका रॉकेट्स दिए हैं, जी। तो अभी आज ही गया है। पहले फिलीपींस को हम ब्राह्मोस दे चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा धीमे धीमे, जो पहले करीब 4,000 करोड़ वगैरह का था, अभी वो पिछले साल 23,000 करोड़ का हो गया एक्सपोर्ट डिफेंस। तो जैसे अभी क्या है कि मान लीजिए, आप अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दुनिया के 5 सबसे बड़ी कंपनियां जो हथियार बनाने वाली हैं वो अमेरिकन है। तो उससे उनकी इंडस्ट्री को तो फ़ायदा मिलता ही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके अलावा उनको यह है कि भाई हम तुम्हें नहीं देंगे, ये हथियार नहीं देंगे। भाई राफेल की आप इतनी कीमत दे रहे हो, उसके आधे में आपका इनका बन जाएगा, जी। तो आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। तो ये जो वो F-35 बोलता है, वो उसको हमारे पास देने के पैसे नहीं है, तो हमें अपना हथियार खुद बनाने पड़ेंगे। तो हमारे इसी तरह बाकी चीज़ों, बाकी एरिया में भी है, स्टील है। अब जैसे दवा है, आपको याद हो कोरोना के समय में हमें बाइडेन से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, कि भाई AQI हमको दीजिए आप, जो उसको बनाने का इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी तरीके से चाइना से अभी हम लोग ले रहे हैं। चाइना ने देखा, जहाँ उन्होंने टैरिफ बढ़ाई अमेरिका ने, उनका हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे। अमेरिका ने फटाक से कहा अच्छा हम तुम्हारी टैरिफ घटा देते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, बना लिया उसको, क्या वेनेजुएला यूएस का ही एक पार्ट है? नहीं नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने जो किया है, उसमें उन्होंने जो लिया था, उसमें थोड़ा सा पहले से हमको देखना पड़ेगा। जी। जो प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये मानना है कि भाई उन्होंने एक 5 दिसंबर को एक पॉलिसी दी है जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। जी। अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो एक 1823 में आया था मोनरो डॉक्ट्रिन, उन्होंने यूरोप को बोला था, अमेरिका ने, कि भाई साहब तुम अलग रहो, हम अपनी देखभाल खुद करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो सिस्टम रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया एलाइड फोर्सेस की तरफ से, बस बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन वो अपना, क्योंकि उनके पास काफ़ी, जिसको कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं, तो वो अपने इकोनॉमी ग्रो करती गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टिल सच टाइम पर्ल हार्बर हुआ। पर्ल हार्बर में क्या हुआ, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, जी। तो फिर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, और वो अलाइड फोर्सेस की तरफ से लिया, जिसमें कि जर्मनी, जापान, इटली, ये जो थे ये हारे। उसके बाद जो एक वहाँ एक पॉलिसी आई कि उन्होंने, जो पहले लीग ऑफ नेशंस बंद हो गया था, तो उन्होंने एक UN बनाया, जिसमें कहा, जो शुरू के इनके फाउंडिंग फादर्स थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए, तो उन्होंने कहा कि भाई
सोवियत यूनियन के खिलाफ अगर हमको लड़ाई लड़नी है तो यूरोप मजबूत होना चाहिए, जी तो इसलिए नाटो बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तब दो और ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, एक था बगदाद पैक्ट जो बाद में सेंटो कहलाया, जिसमें कि इराक, पाकिस्तान और अमेरिका थे। दूसरा था सिएटो, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि थाईलैंड भी था एंड पाकिस्तान भी था, क्योंकि तब ईस्ट पाकिस्तान था जो कि अब बांग्लादेश बन गया। तो वो था कि कम्युनिज्म का नीचे स्प्रेड नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने को बोला कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड है, कम्युनिस्ट वर्ल्ड है और एक थर्ड वर्ल्ड है। तो ये जो चलता रहा, तो उसमें जो है उन्होंने एक मार्शल प्लान उन्होंने लेके आए, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप तो डिवास्टेट हो गया था, जी वहाँ पे पूरा उनका सारा कुछ समाप्त हो गया था। तो उसमें उन्होंने पैसा देकर उनको एक मिलिटरली स्ट्रॉन्ग किया नेटो के थ्रू, और पैसा दे करके मार्शल प्लान के थ्रू कि लोन दे करके, सॉफ्ट लोन दे करके ग्रोथ की। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इनकी पॉलिसी डिफरेंट है। वो कहते हैं भाई हम फिर से वो मॉनरो डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं कि भाई जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें हम मजबूत होंगे और उसमें हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो ग्रीनलैंड से लेकर नीचे तक पूरा साउथ अमेरिका तक आ जाता है। उधर वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें हम मजबूत रहेंगे। बाकी तुम्हें जो करना हो करते रहो, हमारे अगर कहीं इंटरेस्ट इम्पैक्ट होंगे तो हम इंटरफियर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़ है। तो इसके चलते वो वेनेजुएला में गए, क्यों माडुरो जो थे वो थोड़ा कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस वाले थे। उनके रिसोर्सेज थे तो अमेरिका को उतने कम मिल रहे थे उसके, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे इनके रिसोर्सेज को काबू करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इनके यहाँ जो है नार्को टेररिज्म है और इलीगल इमिग्रेशन है, ये सब लगा लोगों को चार्ज लगा के उन्होंने कहा कि मदुरो को उन्होंने उठा लिया। ठीक है, तो रिजीम चेंज नहीं किया उन्होंने, रिजीम वही है जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वही अपना प्रेसिडेंट बन गई हैं। और वहाँ पे वो एक तरह से उनके इंटरेस्ट वहाँ दो तीन फोल्ड है। मेरा अपना मानना ये है, नंबर एक कि जो उनका सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व है उनके पास, ऑयल रिजर्व स्पेशली, लेकिन वो हेवी ऑयल है। उन्होंने ये कहा कि हम इसको अगर कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास ऑयल का सरप्लस होगा। हालांकि जो ऑयल कंपनियां हैं, एक शेवरॉन एक ऐसी है जो कि वहाँ पे लगी हुई है, बाकियों ने तो अभी हाथ खड़े कर रखे कि 10 साल लगेंगे इसको, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का ऑयल है, थोड़ा सार है मतलब, और हैवी ऑयल है और पोल्यूटिंग है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऑयल एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो ओनरिको नदी है उसके बेसिन में बहुत सारे ये रेयर अर्थ वगैरह वहाँ पे भी है, तो ये उस पर वो कब्जा करना चाहता है। तीसरा ये है कि भाई हमारे बैकयार्ड में अमीर आ जाए, आप कोई छुई चपड़ नहीं करना चाहिए कि नीचे से कुछ घुसपैठ कोई करे। पुराने ज़माने में जैसे टेक्सास वगैरह जो बाद में हिस्सा बने, पहले मेक्सिको का हिस्सा थे, तो वो चाहे वो अब वो धमकी किनको दे रहे हैं, कोलंबिया को, वो धमकी किसको दे रहे हैं, क्यूबा को दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हें भी देख लेंगे। तो ये एक उनका एक सोच है, इससे चलते हुए रिजीम चेंज नहीं हुआ। मेरा अपना थॉट ये है कि यूरोपियन कंट्री जैसे रशिया हुआ और यूएस, ये दोनों मतलब कौन बड़ा है आर्मी और इन सारी चीज़ों के बारे में हमेशा इनके बीच में कंपटीशन होता रहता है। बट अभी चाइना क्या इस कंपटीशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना बन सकता है? रशिया और यूरोपियन यूनियन को आप एक साथ मत गिनो, अलग अलग गिनो। जी तो एक तो है अमेरिका। वो क्या हुआ कि जब सोवियत यूनियन टूटा तब था बाइपोलर वर्ल्ड। सोवियत यूनियन में कोई टोटल 22 कंट्री हैं आई थिंक। नहीं, पहले था उसमें रिपब्लिक थे, लेकिन वो एक था, जी 1991 में टूट गया। तो तब तक बाइपोलर वर्ल्ड था कि एक सोवियत यूनियन है, वेस्टर्न कम्युनिस्ट ब्लॉक है, और एक वेस्टर्न ब्लॉक है जिसका कि लीडर यूएस था। जी लेकिन सोवियत यूनियन इम्प्लोड हो गया, इम्प्लोड होके टूट गया। तो नेटो में जो पहले उस वक्त 14 देश थे, फिर एक और जापान जो फ्रांस ऐड हो गया, और उसके बाद अभी 31 देश हो गए। तो रशिया जो है वो रशिया फेडरेशन एक है,
1970s के बाद से चाइना की जो ग्रोथ हुई है तो अभी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। आज की तारीख में कहीं 4.2% के हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। जैसे मैंने बताया ट्रेड सरप्लस करीब 1.2 ट्रिलियन के हिसाब से है, तो वो इकोनॉमिक पावर बन गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे वो भुट्टो रहे, चाहे नवाज शरीफ रहे, चाहे फिर इमरान खान, तीनों को जेल हुआ। भुट्टो साहब तो मार भी दिए गए जेल में ही। तो ऐसा कौन सा वहाँ पे ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद वो इमीडिएट उनको जेल हो जा रहा है? पाकिस्तान पे ये तो आपने तीन ही नाम गिनाए। आप शुरू से लो ना, कि जो जिन्ना साहब थे जिन्होंने जो कायदे आज़म कहलाते थे जी वो इतने बीमार पड़ गए थे कि जो वहाँ से ज़ियारत करके एक जगह थी बलूचिस्तान में, वहाँ थे, वहाँ से फिर वो जहाज़ से आए। जी जब कराची अपने घर जा रहे थे एयरपोर्ट से, तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और तो वहीं पे उसको बुरी हालत हो गई कि वो उसके बाद ही वो बेचारे गुजर गए। जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खां, उनको गोली मार दी गई। जी एक वो उनके सोहरावर्दी थे प्राइम मिनिस्टर हसन सही शहीद सोहरावर्दी, वो देश छोड़ के भाग गए। उनको बगदाद में थे, वहाँ पे जाके वो मरे। भुट्टो को जो है उसमें जेल हुई और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे में उनको फांसी की सज़ा दी गई, तो 79 में वो गए काम से। इसके अलावा जो अगले थे ज़ियाउल हक, जो भुट्टो के बाद आए, जी तो उनका हवाई जहाज़ उसमें गोला दग गया, तो हवाई जहाज़ ही उड़ गया, तो वो भी मारे गए, है ना। उसके बाद नवाज शरीफ, वो जेल आते जाते रहे, कभी देश से बाहर भेज दिए जाते थे, जो भी है अभी भी वो देश के बाहर ही हैं। उसके बाद आए मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चला, तो वो भागे, तो फाइनली वो पाकिस्तान में नहीं रहे, वो कहीं दुबई उबई में जाके मरे थे। जी ठीक है। इसके बाद फिर बेनज़ीर, उनको भी लौट के आई, तो वो भी मार दी गई, उनको भी गोली मार दी गई। इमरान खान को जेल हो गई। नवाज शरीफ तो जैसे होता है जेल आते जाते। तो वहाँ पे क्या है कि दो तीन चीज़ें इसमें गौर करने वाली बात है। एक तो ये कि जो सोसाइटी है उसको सोचने का ढंग ही वहाँ अलग है। जैसे मैंने बोला ना कि वो सिंथेटिक देश है, तो वहाँ पे पंजाबी जो है वो अपने आप को वाडेरा समझता है कि हम मालिक हैं, तो लोगों के मन, बाकियों के मन में उनके खिलाफ एक तरह से एंगर आता है। दूसरा, करप्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है। जी तीसरा जो है कि मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन ये इतिहास है। हमारे यहाँ भी तो मुगल के इतिहास में देखिए कि शाहजहाँ को किसने कैद किया था? उनके बेटे ने। जहांगीर ने किसको मरवाया था? अपने बेटे को, खुसरो को। जितने भी हुए मुगल के एम्परर, तो उनके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई ना। तो एक तरह से एक सोच की बात है ये, कि आप मेरे साथ हो, मेरे साथ नहीं हो, तो वो वाली बात है। तो पाकिस्तान, इसके बारे में क्या है बहुत ज़्यादा बात करना, हो तो सोसाइटी ऐसी है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ इतना डाउन हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न ये है कि पाकिस्तान को एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल ही नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर अच्छा या बुरा जो होता है, वो होता है कि उसका देश के प्रति कितना समर्पण है। जी उसका देश के प्रति कितना समर्पण है, उसको कितनी, जैसे इमरान खान आज की तारीख में वो बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। यस जब पावर में थे तो उनके लोग खिलाफ भी थे, उनकी हंसी भी उड़ाते थे, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर की चलती नहीं है। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, 3 एज, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, जो वो चाहते हैं वो होता है। इमरान खान ने जहाँ थोड़ी आर्मी को दांत दिखाने शुरू किए या अमेरिका के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, जेल पहुंच गए, बट रेजिम चेंज हो गया। इमरान खान को तो आर्मी ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया। हाँ, फिर मतलब फिर उन्होंने आर्मी को दांत दिखाने शुरू किए। पहले भी हुआ था। मुशर्रफ को भी किसने बनाया था? लोगों को सुपरसीड करके मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने चीफ बनाया था। जी लेकिन जब मुशर्रफ को लगा कि नवाज शरीफ जो है वो अपना इंडिपेंडेंट होने लगे, तो उन्होंने उनको कू कर दी। इसी तरीके से ज़ियाउल हक ने किया था। ज़ियाउल हक को भी भुट्टो ने
कईयों को सुपरसीड करके बनाया था, फिर ज़िया-उल हक ने जो है वो कर दी, कू की थी। तो वहाँ क्या था, आर्मी की सेंट्रलिटी है, क्योंकि कारण सबसे बड़ा क्या है, आर्मी के मुंह में खून लग गया है। अगर जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में फौज जो चाहे वो नहीं होता है, इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो है, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अब वो आगे हैं, जो फौज है उसको आगे नहीं है। तो ये फौज जो है, फौज हैज़ टू बी मतलब जो सुप्रीमेसी होनी चाहिए किसी भी देश में, तब तरक्की होती है डेमोक्रेसी में, जबकि फौज जो है अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। अमेरिका है, वहाँ आर्मी पावरफुल है, लेकिन आर्मी इज अंडर प्रेसिडेंट, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, कांग्रेस के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आर्मी जो चाहे कर ली। एक थे, उन्होंने कोशिश की थी, जनरल डगलस मैकार्थर, ही वाज सैक्ड। जो उस वक्त पोटस थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे, हैरी एस ट्रूमन, उन्होंने सैक कर दिया। तो ये जो है ना, ये इमरान खान को लेके आए, लेकिन इमरान खान जब अपना खुद मुख्तार बनने लगे तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया उनको। पाकिस्तान में इमरान खान काफ़ी पॉपुलर हैं। क्या इमरान खान को गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया? जब जेल में डाला जाता है, ऐसा है कि हमारे यहाँ भी जैसे होता है ना कि हर एक से कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो कानून के दायरे में अगर ले लिया जाए तो कैसे उसको देखा जाता है। कानून के दायरे में लिया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये चार्ज है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये गलती की। तो जो एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि जो आदमी गलतियां कर जाता है, क्योंकि उसको भी एक घमंड हो जाता है कि पावर का नशा भी तो होता है ना जी। तो उसमें गलतियां की होंगी। इमरान खान ने तो वो अंदर है, वो छूटने की नौबत नहीं आ रही है। इनके चार्जेस ऐसा तो नहीं कि ड्रॉप हो गए। यहाँ से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वो टेररिज्म का सबसे बड़ा बेस है? सपोर्ट तो करते हैं, क्योंकि क्या है कि एक ज़िया-उल हक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ज़िया-उल हक से पहले ये था कि हम, उनके दिमाग में ये था कि हम अगर थोड़े घुसपैठिए भेजें कश्मीर में तो वहाँ के लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन 65 में वो बात डिस्प्रूव हो गई, नहीं खड़े हुए लोग। तो पाकिस्तान को लगा कि अच्छा, 71 की लड़ाई के बाद उनका ये हो गया कि भाई कन्वेंशनल लड़ाई में हम हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते, न्यूक्लियर लड़ाई होनी नहीं है, वो डिटरेंस है सिर्फ। न्यूक्लियर कभी वो ना वो यूज़ करेंगे ना हम यूज़, लेकिन उसकी वजह से लड़ाई नहीं होगी। तब तक न्यूक्लियर था भी नहीं शायद। तो ज़िया-उल हक ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट्स। एक कट लगाओ छोटे छोटे, पूरी बॉडी में जब किसी के कट लग जाएंगे तो इतना खून बहेगा तो वो साला वैसे ही मर जाएगा। तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो टेररिज्म होता है। तो अगर आप देखिए 89 के आसपास सबसे पहले, 87 से शुरू हुआ, उन्होंने कोशिश की टेररिज्म पे। उसके पहले उन्होंने पंजाब में भी इंसर्जेंसी करने की कोशिश की थी 84 में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टेररिज्म, एक पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट पॉलिसी का उनका एक इंस्ट्रूमेंट है टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक उनका इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी सिंदूर के बाद भी जो हुआ था, जो जिसने नमाज को लीड किया था, वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। आज की तारीख में भी हाफिज सईद और मौलाना अजहर मसूद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम बनता तो चला गया। ऐसा है ना कि अगर आप ऐसे करोगे तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी तो हैं। जी। तो जो तुम बोओगे वही तो काटोगे। अगर आप, हमारे एक हिंदी में कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। जी। तो भाई साहब, आप टेररिस्ट, अगर जो आदमी गन के थ्रू जीता है, एक मतलब इसको मैं एक बहुत मजेदार एक किस्सा बताता हूँ कि एक क्रांतिकारी थे भारतवर्ष में जिनका नाम था गेंदालाल दीक्षित। जी। उनको आया कि ये जो डाकू हैं, ये सब तो बड़े तगड़े मार्क्समैन होते हैं, बंदूक चलाने में बड़े माहिर होते हैं, अगर इनको हम मिला लें अपने साथ और अपना जो क्रांति कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी फायदा होगा। जब हाथ में बंदूक आ जाती है ना, तो आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो। वो चीज़ एक है कि आपके हाथ में, जब वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक कहावत है कि भाई भगवान ने, अल्लाह ने बनाई है पूरी दुनिया, लेकिन हमको सबको बराबर किया इस AK-47 ने। कोई वडेरा है, कोई कमज़ोर है, लेकिन जिसके हाथ में बंदूक है वही असली मालिक है।
तो वहाँ से टेररिज्म शुरू होता है। तो अगर आप टेररिज्म को पालोगे तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि तुमको ही नहीं डसेगा। आफ्टर ऑल उनके तालिबान वहीं से शुरू हुए थे। आज की तारीख में टीटीपी किसको खा रहा है? पाकिस्तान को खा रहा है। पाकिस्तान को खा रहा है। तो ये तो तुम बबूल के पेड़ लगाओ और आम की उम्मीद करो, तो ये तो मतलब इससे बड़े बेवकूफ़ी का आइडिया क्या हो सकता है? टेररिज्म की वजह से आई थिंक बलूच भी अलग होना चाह रहा है। देखिए, बलूच अलग इसलिए नहीं होना चाहिए, बलूच का पहले से है। जी। देखिए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके हिसाब से दो चीज़ें थी। जो ब्रिटिश इंडिया था उनका था कि पॉपुलेशन एक्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो किस देश में जाएंगे। तो उनकी सब असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किया, उसके हिसाब से वो चाहे वो कोई सिंध हो, पहले खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं माना लेकिन बाद में मान गए वो लोग भी, तो ये चलता रहा। उस वक्त जो बलूचिस्तान था उसमें अमीर और कलात का राज्य था। उसने कहा हम नहीं पाकिस्तान में आएंगे, तो जिन्ना ने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने धक्का मार के 48 में अंडर ड्यूरेशन से साइन करा लिया। तो हो तो गए, लेकिन वहाँ जैसे मैंने बोला कि वो सिंथेटिक देश है जहाँ की सारी इथनिसिटी बराबर नहीं है। पंजाबी जो है वो असली ताकत पंजाबी के हाथ में है। किसी भी एक उसका जो है कोई आर्मी पंजाबी है कारण वही है, रिसोर्स बलूचिस्तान में बहुत है। तो बलूचों को ये लगता है कि भाई हमारा तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो वो चलता रहा, तो वही चल रहा है एक वहाँ पे एक बलूचिस्तान में ये है कि इंसर्जेंसी है कि वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। उसका एक दूसरा कारण भी है, वो एक जियोपॉलिटिकल है, क्योंकि एक अफगानिस्तान, एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो 42% पाकिस्तान का हिस्सा है जी। एक ईरान में है, सीस्तान बलूचिस्तान। कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान में भी है जिसमें कि बलूच पॉपुलेशन है। तो जब बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट बनेगा तो शायद ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा। तो ईरान भी नहीं चाहता कि ये मूवमेंट थोड़ा सा इस तरह का। एक और है जो इराक में है, कुर्दिस्तान के ऊपर है मूवमेंट, तो उसमें इराक में भी है, ईरान में भी है, टर्की में भी है, सीरिया में भी है। तो वो उनको भी नहीं बन सकते क्योंकि वो एक नया देश बनेगा। अगर फ्यूचर में कोई वार होता है तो वो वेपन से लड़ा जाएगा या इकोनॉमिक वॉर होगा या टेक्नोलॉजी वॉर होगा? देखिए, आगे आने वाले दिनों की जो आगे क्या मतलब शुरू से ये था, कम ज़्यादा होता रहा। लड़ाइयाँ जो होती हैं वो होल ऑफ नेशन अप्रोच से होती है। चाइना ने इसको एक दूसरा दिया था कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसके कि एलिमेंट इकोनॉमिक्स भी है, मैन पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, पोजिशनल पावर भी है, सब मिला जुला करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते थे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। आज उसको बोलते हैं होल ऑफ नेशंस अप्रोच। तो उसमें इकोनॉमिक्स सबसे बड़ी चीज़ क्या आपको देती है? इकोनॉमिक्स और आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ क्या देती है? सस्टेनेबिलिटी। आप लड़ाई को खींच सकते हो अगर आपके पास पैसा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी का बोला, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो जो चीज़ 2 आदमी कर सकते हैं वो 1 आदमी कर सकता है, आधा आदमी कर सकता है। मिसाइल्स आपने ठोकी, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप अगर एयरक्राफ्ट का यूज़ करके मार रहे हो तो आपको नुकसान कम होगा, टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे तो वही जाना पड़ेगा ना। अगर आपकी एजिंग पॉपुलेशन है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में चल रहा है कि जो सबसे बड़ी नुकसान हो रहा है रशिया को, उनके पास मैन पावर कम हो रही है क्योंकि उनकी यंग पॉपुलेशन कम है। तो मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की। भाई रशिया क्यों लड़ाई सस्टेन कर पा रहा है? क्योंकि ऑयल बेच रहा है इंडिया जैसे देशों, इंडिया चाइना को बेच रहा है, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे वो अपना हथियार कर रहा है। चौथी चीज़, आप कितने आत्मनिर्भर हो कि आप क्या अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है। तो इन सब चीज़ों से मिल के लीडरशिप में कितनी दम है। जैसे ज़ेलेंस्की है, वो कहता मैं मानता ही नहीं है, हार मानूंगा ही नहीं जी। वो लगा हुआ है, नहीं तो लड़ाई कब की ख़त्म हो गई होती। वो कहता मैं मानता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मिल के लड़ाई जो आने वाले दिनों में, इन चीज़ों से बड़ा टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए सपोर्ट, इकोनॉमिक्स का बहुत सपोर्ट चाहिए। अच्छा, क्या एक कंट्री दूसरी कंट्री को आर्मी रेंट आउट भी करती है? हाँ करती है, पाकिस्तान करता है। ज़ियाउल हक के टाइम में एक ब्रिगेड थी जॉर्डन में,
तो वहाँ जो पैलेस्टीनियंस को मारा गया था वो इन्होंने ने मारा था, पाकिस्तानियों ने। सऊदी अरेबिया में उनकी एक डिवीज़न रहती है, तो वो है जैसे राहिल शरीफ जो उनके पुराने चीफ हैं, वो वहाँ पे उनके हेड हैं। क्या पाकिस्तान से पीओके को फोर्सफुली ले लेना वापस पॉसिबल है? क्या वहाँ की पॉपुलेशन चाहती है कि हम उसको टेक ओवर करें? ओके। क्योंकि अगर आप, इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ की जनता आपके साथ नहीं है, वहाँ आप अगर गए तो आप मारे जाओगे। बांग्लादेश में भारतवर्ष बांग्लादेश बना सका क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन पाकिस्तान के खिलाफ थी। अगर पाकिस्तान के खिलाफ पॉपुलेशन नहीं, जैसे तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर सके पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इसलिए क्योंकि जनता उनके साथ थी। तो जनता जब तक साथ नहीं होगी, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जनता आपके साथ होनी चाहिए। दूसरा, आपका इतने रिसोर्स होने चाहिए कि लड़ाई। तीसरी ये है कि जो अगर आप कोशिश करोगे कि आप पीओके को लो, तो क्या चाइना आपको लेने देगा? क्योंकि उस सक्षगाम वैली पे तो उसने कब्जा कर रखा है, जो कि पीओके का हिस्सा था। जी। क्या अमेरिका चाहेगा कि आप कर लो? सबसे बड़ी चीज़, क्या आप चाहोगे? जी। उसके और कारण है। तो इसलिए इन सब के चलते पीओके विल बी एज एंड व्हेन विल कम टू इंडिया, हम कितना भी कह लें, एज ए एनालिस्ट मेरा मानना ये है, जब तक कि वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं, तब तक होगा नहीं। एक वॉर कैसे डिसाइड होता है? आप कोई लड़ाई में जाते हो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट, केस इन पॉइंट, अभी जैसे सबसे रीसेंट एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। जी। आपने क्यों निर्णय लिया कि आप ऑपरेशन सिंदूर करोगे, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी कुछ आपने एक्शन लिया? जी। क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट, आपकी संप्रभुता को चैलेंज किया गया। आपका देश एक सेक्युलर देश आपने डिक्लेयर कर रखा है अपने आप को, तो उन्होंने धर्म जान करके लोगों को मारा। तो क्या आप अपने, कोई गवर्नमेंट अपने लोगों को जवाब दे पाएगी कि नहीं जी आपने मार लिया, अच्छा भाई कोई बात नहीं, हम इसको सह लेते हैं? नहीं कर सकती है। तो जब उसका बदला लेने के लिए किया, तो फिर उसमें देखो नेशन, जो हमने बोला था ना, ये जो होल ऑफ नेशंस अप्रोच, पहला काम आपने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को किया जी। एब्रोगेट। एब्रोगेट के बाद सस्पेंड कर दिया। दूसरा आपने क्या किया कि इमिग्रेशन बंद कर दिया। फिर तीसरा ये किया कि आपने अटैक किया उनके ऊपर कि भाई हम उनको, आपने पहले बोला कि हम सिर्फ आपके टेररिस्ट अड्डों को उड़ा रहे हैं, फिर जब उनका ज़्यादा चीज़ अपड़ करोगे, तुम्हारे हमने 11 एयर बेसिस को भी उड़ा बेसिस दिया। को उड़ा दिया। तो ये लड़ाई ऐसे डिसाइड होती है, एंड वो होता है ना जिसको कहते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन, एकदम से नहीं होता है, धीमे धीमे करके बढ़ता है। सर, आपने देश के लिए इतना दिन तक समर्पण दिया है। जहाँ तक मुझे पता है, आपने बताया कि 1922 में आपकी फैमिली लखनऊ आई। जी, उसके पीछे का क्या इतिहास रहा? हम लोग आगरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, हैं रादर बा तहसील हम लोग की है, जो तहसील वहाँ पे है। तो वो गए कुछ नौकरी के लिए रांची एरिया में, तो हमारे पिताजी वगैरह भी उनके साथ गए। कुछ दिन के बाद पिताजी, तो 1921 का जो वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं जी हम अंग्रेज़ों के कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने भी स्कूल त्याग दिया। तो लेकिन क्या है कि भाई बहुत गरीब अमीर तो थे नहीं, जब वो मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ा तो कुछ करना चाहिए, तो वापस स्कूल जाना, तो इन लोगों को लगा ठीक नहीं है, तो ये लखनऊ आ गए। 1922 में हमारा परिवार लखनऊ आ गया, क्योंकि यहाँ इनके एक चाचा थे, तो उन्होंने फिर इनकी नौकरी वोकरी लगवा दी। हमारे ताऊजी ने नौकरी कर ली, हमारे पिताजी ने कहा हम नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन वो दोनों जो थे एक तरह से खादी वाले बन गए कि हम खादी में ही रहेंगे। तो वो चलता रहा। तो 1922 से हमारा परिवार लखनऊ में है। तो हम तो, जिसको कहा, मैं तो लखनऊ में ही पैदा हुआ हूँ, जी। तो पूरी तरह से मैं तो लखनऊ, मतलब मैं आइडेंटिफाई लखनऊ के साथ करता हूँ। गाँव था, लेकिन वो कहीं, जैसे जैसे हम लोगों का गांव जो था वो चंबल के एक यमुना के रवीन्स में था। तो वहाँ पे खेती खाती तो कुछ नहीं हो, जो 50 के दशक में जो जमींदारी उन्मूलन हुआ, तो जो कुछ भी था वो भी ख़त्म हो गया। तो कोई सोर्स ऑफ हमारा कोई, जिसको कहते हैं, कनेक्ट नहीं रहा विलेज से।
तो मैं तो यहीं लखनऊ में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहीं से फौज में गया, तो लखनऊ का मेरा पूरा, मैं पूरी तरह से लखनऊ वाला ही हूँ। मैं तो अपने को मानता ही नहीं हूँ कि मेरा कोई कहीं और से कनेक्शन है। लखनऊ में सर एयर बेस भी है, लखनऊ आर्मी कैंट भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा है कि जो अगेन हिस्टोरिकली आप देखो जी तो ये अवध प्रांत था जिसकी कि लखनऊ एक तरह से सेंट्रल पॉइंट था। तो उस वक्त जो नवाब जो थे उनके चलते हुए यहाँ पे काफ़ी कुछ ये था कि आज़ादी के बाद यहाँ पे फौज होनी चाहिए। जी फिर दूसरा क्या है कि यहाँ से चाइना भी, जो बॉर्डर भी नज़दीक है, नेपाल उसके बाद चाइना आ जाता है। जी यहाँ से रेल की कनेक्टिविटी अच्छी है तो ईस्ट में भी जा सकते हो, वेस्ट में भी जा सकते हो। तो इन सब के चलते हुए एक ये फोकल पॉइंट बना। आज़ादी की लड़ाई में 1857 में यहाँ पे रेजिडेंसी में जो थे रेजिडेंट थे, उसके बाद जो रेजिडेंसी थी उसको, उसके ऊपर अटैक हुआ। जो वाजिद अली शाह जो आखिरी अवध के बादशाह थे, उनको एग्जाइल किया गया अंग्रेज़ों ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था डलहौजी का, उसके हिसाब से उनके बच्चे नहीं थे तो उनको करते थे, और वाजिद अली शाह को उन्होंने यहाँ से देश निकाला दे दिया, तो वो तो भेज दिए गए। तो उनकी जो बेगम थी, बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी ज्वाइन किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो उसके बाद यहाँ पे ये चलता रहा। आज़ादी के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक तो बख्शी का तालाब में था। बख्शी का तालाब में एक एयरफोर्स का स्टेशन था जो आज की तारीख में बड़ा फाइटर बेस भी है। फिर एक मेमोरा है यहाँ पे जिसमें एयरफोर्स का है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क का सेंटर है। तीसरा यहाँ पे ईस्टर्न कमांड था पहले। ईस्टर्न कमांड पे 62 की लड़ाई के बाद ईस्टर्न कमांड तो कलकत्ता चला गया, यहाँ पे उसको सेंट्रल कमांड के नाम से किया गया। तो जो सेंट्रल सेक्टर है उसकी देखभाल के लिए सेंट्रल कमांड आर्मी का बना। तो ये एक बहुत बड़ा कैंट है लखनऊ का, जी और बहुत ही अच्छा बना हुआ कैंट है। यहाँ पे और भी फॉर्मेशंस वगैरह हैं, इसमें है सेंट्रल कमांड है यहाँ का, जो सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में आए। हमारा काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ इस पे। हम आगे और भी पॉडकास्ट आपके साथ करते रहेंगे। जैसे अभी आपने बताया कैप्टन मनोज पांडे, इनका एक पूरा इतिहास है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अब आपको 3 चीज़ें करना है। इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 1 लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर एक इंसान को फौज तक पहुँचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।